बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। मणिपुर में हिंसा और मौत का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। 18 जनवरी को राज्य में फिर से हिंसा और मौत की खबरें आने लगी हैं। पुलिस ने बताया है कि 2 अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है और इसके पहले मोरेह में 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। बिष्णुपुर जिले में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। वहीं कांगपोकपी जिले में भी एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इस व्यक्ति की मौत बदमाशों से हुई गोलीबारी में हुई है। थौबल जिले के खंगाबोक में बुधवार की रात बीएसएफ जवानों पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था और इस गोलीबारी में बीएसएफ के 3 जवान जख्मी हो गए थे। हमले के बाद मणिपुर गृह विभाग के कमिश्नर टी रणजीत सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि घटना को देखते हुए इमरजेंसी सेवा के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा जाए और उसे कम से कम 7 दिनों के लिए इंफाल में ही रखा जाए। इसके अलावा सुरक्षा बलों और हथियारों को तुरंत भेजा जाए। मोरेह की घटना को देखते हुए सीएम एन बीरेन सिंह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और इसमें कैबिनेट मंत्री, विधायक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों को ऐसी घटनाओं से निपटने के निर्देश दिए। बढ़ती हिंसा को देखते हुए बीएसएफ की 2 कंपनियां, सेना की 2 टुकड़ियां और इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा कई कमांडो कैंप शिफ्ट भी किए जा रहे हैं। मणिपुर की सुरक्षा सलाहकार ने यह भी कहा कि मोरेह हमले में म्यांमार के आतंकवादियों के शामिल होने की रिपोर्ट है। मणिपुर की पहाड़ियों और मोरेह के आसपास बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सक्रिय तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है और ये गैर जनजाति समुदाय है जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाकी पहाड़ी है और सिर्फ 10% ही घाटी है। अब ऐसे में पहाड़ी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। आज चर्चा में समझेंगे कि आखिर क्यों नहीं हिंसा थम रही है, सरकार क्यों लगातार इन घटनाओं को लेकर नाकाम साबित हो रही है, जातीय हिंसाओं की आखिर जड़ क्या है, म्यांमार क्यों आतंकियों को शरण दे रहा है और भारत का इस पर क्या कुछ स्टैंड हो सकता है, भारत इस पर किस तरह से एक्शन ले सकता है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल लगातार इस बात को लेकर बना हुआ है कि मणिपुर में जो हिंसा है इसका जिम्मेदार कौन है और इस जड़ का जिम्मेदार कौन है कि लगातार इस तरह की घटनाओं को हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन जब बात एक्शन की आती है तो कहीं ना कहीं एक्शन नजर नहीं आ रहा है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मणिपुर एक काफी संवेदनशील राज्य माना जाता है, कई सीमाएं उससे लगती हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर काफी सख्त होना चाहिए। सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मणिपुर में भी केंद्र में भी, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार होने के बाद आखिर केंद्र की सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित क्यों हो रही है? चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजन जी, हम आप ही से समझना चाहते हैं कि आखिर ये जिस तरह से लगातार मणिपुर में हिंसाएं हो रही हैं, अगर इसको देखा जाए तो क्या कुछ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है? और सबसे बड़ी बात इस चीज को लेकर कि आखिर इन हिंसाओं का असली मकसद क्या है, कौन लोग हैं ये और जो आकर मणिपुर में इस तरह से घुसपैठ करते हैं, इनके असली मंसूबों पर सबसे ज्यादा आप पहले प्रकाश डालिए सर। वक्ता जी, ये एक बहुत पुरानी समस्या है मणिपुर की और खास तौर पे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे जी, हर एक स्टेट में एथनिक प्रॉब्लम्स नहीं है। मणिपुर में इन प्रॉब्लम्स को हम
तो इसलिए रिजॉल्व कर सके, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का जो बॉर्डर है वो 400 किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार के साथ। टोटल इंडिया का जो म्यांमार का बॉर्डर है वो है 1600 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर के बॉर्डर में खाली 10% फेंसिंग हुई। तो आप समझ सकते हैं कि एक पोरस बॉर्डर है जहां से म्यांमार के जो इंसर्जेंट्स हैं, चिन कुकी जिनको बोलते हैं जी, वो बहुत आसानी से आते हैं और जाते हैं। स्पेशली मोरे इलाका है वहां पे जो बॉर्डर पे है, वहां पे ये काफी आना और जाना। दूसरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक कानून बनाया गया था जिसमें 16 किलोमीटर तक हम परमिट करते थे हमारे लोग उधर जाने के लिए और फिर वापस आने के लिए। तो ये 16 किलोमीटर का जो रूल था, ये जो दायरा था, ये इसलिए रखा था क्योंकि म्यांमार में भी सेम एथनिसिटी के लोग रहते हैं। जैसे आपके चिन कुकी है जो हमारे मणिपुर में रहते हैं, उन्हीं के भाई बहन म्यांमार में भी रहते हैं। तो वो उनकी एक उसको सुविधा देने के लिए कि वो वहां पे गांव में अपने लोगों से जाके मिल सके। अब इस पॉलिसी का इंसर्जेंट्स ने फायदा उठाया और नार्को टेररिज्म स्टार्ट हो गई यहाँ पे। जी, नार्को टेररिज्म का मतलब है कि ड्रग ट्रैफिकिंग। आप जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल बना है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस और पूरे वर्ल्ड में $110 बिलियन का ड्रग्स का ट्रेड हो। और ये गोल्डन ट्रायंगल जो है और अफगानिस्तान, ये दो एरियाज है जहां से ड्रग्स भारत में आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर हमने सील कर दिया है तो ड्रग्स वहां से आ नहीं पा रहे। बट यहाँ से पूरी टेररिज्म को फंड करने के लिए म्यांमार से ये भारत में आते हैं। और जो आप 90% हिल एरिया की बात करते हैं जी, वो पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे कुकीज और नागाज रहते हैं। 29 ट्राइब्स है इनकी। और अभी भी जो जमींदारी सिस्टम है जो 1951 में अबॉलिश कर दिया था ब्रिटिशर्स के बाद, वो जमींदारी सिस्टम अभी भी चलता है। वहां पे हर एक गांव में एक चीफ होता है और वो उसकी हुकूमत चलती है वहां जी। और आपस में ट्राइब्स में भी झगड़ा होता है। तो आप समझ गए कि ये प्रॉब्लम अब वहां पे ओपियम की कल्टीवेशन शुरू हो गई है इस हिल एरिया में और वहां से आपको पैसा मिलता है। और ये जितने भी इंसर्जेंट्स हैं ये ऑलरेडी मणिपुर के अंदर आ चुके हैं, इनके पास हथियार है और ये पैसा वसूली करते हैं। हर एक हाईवेज में जाके गाड़ियों को रोकते हैं, उससे पैसे लेते हैं। तो ये सारी चीजें चली आ रही हैं बहुत सालों से। और इसका जो ट्रिगर है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट जी। और उसमें वो मैटी इंक्लूड होना चाहते थे और वो हाई कोर्ट जजमेंट के बाद ये प्रॉब्लम ने और तूल दी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जातीय हिंसा को लेकर लगातार ये बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ विजय खेरा जी भी जुड़े हुए। विजय खेरा जी, सबसे पहला सवाल यही कि आखिर क्यों नहीं हिंसा थम पा रही है? सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है? जिस राज्य में जब आपकी सरकार नहीं होती है तो आप कहते हैं राज्य सरकार हमारी नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सर, अब तो केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, क्यों नहीं रुक रही है सर हिंसा? अभी जो भी बोल रहे थे हमसे पहले, उन्होंने काफी अच्छी तरह कुछ बातें समझाई हैं और मैं उन्हीं को आगे बढ़ा के आपको बताता हूँ। ये समस्या एक ऐसी है जो आज की नहीं, कल की नहीं, 10-5 साल पुरानी भी नहीं, 50-60 साल से ये समस्या है। और दो समुदायों के बीच जो झगड़ा चल रहा है, इसमें एक समुदाय के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों का भी हिस्सा लेना है शामिल। और उसके स्पष्ट है
क्योंकि जो ऊपर जो अभी इन्होंने बता भी दिया था आपको, नीचे मैती समुदाय रहता है जो वैली एरिया है उसमें, और ऊपर रहते हैं कुकी समुदाय के लोग। कुकी समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा मिला हुआ है, मैती समुदाय वालों को नहीं मिला है। वो ये दर्जा मांगते रहे, 50-60 साल से मांग रहे थे बराबर। ये झगड़ा निपटाया नहीं किसी सरकार ने कभी। ऊपर वालों को एडवांटेज रहा कि उनकी म्यांमार और बांग्लादेश से लोग आते हैं, और वो उनकी जो जनजाति है उसके लोग म्यांमार और बांग्लादेश में भी वो जनजाति है। ठीक है, तो विजय खेरा साहब एक बात बताइए, बहुत पुरानी समस्या है, कई सालों से चली आ रही है, ये बात कह के क्या ये समस्या सुलझ जाएगी सर? कैंसर के मरीज को आप बाद में भेज दीजिएगा जब मरने की हालत में हो, फिर बोलो डॉक्टर। तो आप मरने के लिए छोड़ देंगे सर? कोई इलाज नहीं होगा सर? आप छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ देंगे, आप छोड़ देंगे। मेरी बात नहीं सुनी आपने पूरी, या तो बीच में आप नहीं बोलेंगे, प्लीज 2 सेंटेंस बोल लो, फिर तीसरे में आप बोल लो। आधे में बोलोगे तो बात इधर से उधर हो जाएगी। ठीक है, कहिए सर। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो भी समझ आएगा ना आपको ना हमें, हम क्या बोले। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी हालत में छोड़ोगे तो ट्रीटमेंट करने में समय लगेगा, सर्जरी करने में टाइम लगेगा। जो 60 साल की समस्या हमने अभी समझा के दी है, दर्शकों को पता होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कि एक्चुअली बात क्या है। वहाँ पर विदेशी हथियार पाए गए, वहाँ पर आतंकवादियों की घुसपैठ पूरी तरह से है, भाड़े पे आतंकवादी लाए जा रहे हैं, 50 साल से बसाए गए हैं। वहाँ पर लोगों को क्रिश्चियन बनाया गया है लालच दे दे के ऊपर। ये 50-60 साल जो चलता रहा, तो ऊपर और नीचे के 2 समुदायों हमारे लिए दोनों परिवार के सदस्य हैं। हम एक से दूसरे को लड़वा नहीं सकते, हम एक से दूसरे को भाईचारा करके उसका स्थायी सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। 40,000 सैनिक भारत सरकार ने वहाँ भेज भी दिए हैं। दूसरी समस्या ये है, जैसे हमने आपसे बताया कि छोटा सा ऊपर से आके कोई महिला को छेड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो तुरंत वो एकदम क्लियर हो जाता है मामला। अच्छा, वो ऊपर वाले नहीं चाहते कि इनको दर्जा मिले एसटी का। हाई कोर्ट से नीचे मैती वाले के लोग जीत गए, उन्हें हाई कोर्ट से दर्जा दे दिया गया है। अब उनको दर्जा देते हैं तो ऊपर वालों को ये है कि ये लोगों को ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा, हमारा हिस्सा नौकरी में है, इसमें उसमें कम हो जाएगा, इनको जमीन खरीदने का भी अधिकार ऊपर मिल जाएगा। तो ये समस्या तो कश्मीर की तो फिर भी 15-20 साल पुरानी थी, अभी जो पैदा हुई थी पंडितों के साथ, वो भी खेरा साहब, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पिछली सरकारों ने जो किया उसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है? हाँ, उसको हमें ठीक करना है, और ठीक करना है इसलिए कि जिस हद तक वो बढ़ गया, आतंकी हजार भरे पड़े हैं जंगलों में, और दूसरे लोग आके घुसे पड़े हैं। बॉर्डर वहाँ है नहीं, कोई बॉर्डर 60 साल तैयार की नहीं गई, कोई फेंसिंग है नहीं, आदमी आ जाते हैं चले जाते हैं जंगल से। ठीक है खेरा साहब, मैं लौटूंगी। स्नेहाशीष वर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहाशीष जी सुनिए, आपने अभी क्या कहा खेरा साहब ने? खेरा साहब कह रहे हैं कि 50-60 सालों से जो चला आ रहा है उसे संभालने में वक्त लगेगा, मानते हैं आप? देखिए दिक्कत कहाँ है, जब रक्षा विशेषज्ञ ने अपनी बातों को रखा तो उन्होंने कितनी साफगोई से सारी समस्याओं को बताया, और जब जिनके हाथों में अभी सत्ता है, जिनके हाथों में अभी ये मुद्दा जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, उन्होंने कितनी साफगोई से इसे पूर्ववर्ती सरकारों पे डाल दिया, थोप दिया। ये देखने वाली बात है कि अभी वर्तमान दौर में आपके हाथों में सत्ता है, अगर आपसे नहीं संचालित हो पा रही है ये चीजें, नहीं आप क्रियान्वित कर पा रहे हैं, नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, नियंत्रित कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप वहां से इस्तीफा देकर और आप वापस आ जाएं। नहीं हो पा रही है समस्याएं आपसे, आपने बड़ी साफगोई से आज राष्ट्रीय चैनल पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक बात स्वीकार करी है कि म्यांमार से विदेशी आतंकी भी आ रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो ये चीज एक क्लियर हो गई कि देश को जो बताते हैं ये लोग की मजबूत हाथों में है, वो तो इन्होंने अपने ही इनके ही प्रवक्ता में ये क्लियर कर दिया कि आज भी देश में विदेशी आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं और देश में अशांति का माहौल पैदा कर रहे हैं और देश के लोगों को लड़ा रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी अभी जो मणिपुर के दौरे पर गए, उसके बाद से जो राष्ट्रीय मीडिया में हाइप में आ गया ये मुद्दा, क्योंकि वहां के सिविल वार की उन्होंने बताई, तब जाके ये मीडिया में रोज आने लगा। क्योंकि 17 तारीख को भी हमला हुआ है, 18 को भी हुआ है, हमारे बीएसएफ के जवानों पर भी हमला हुआ है, जिसमें एकदम सीधे सीधे कुलदीप सिंह जो है सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि म्यांमार से आयातित आतंकियों के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है जो यहाँ पे शामिल है। तो ये निश्चित तौर पर समझने वाली बात है कि असम में भी कमोबेश यही स्थिति है, त्रिपुरा भी इनके द्वारा शासित है, वहां पे भी कमोबेश यही स्थिति पैदा करवा रहे हैं ये लोग। और अब
क्योंकि मणिपुर की स्थिति भी कमोबेश इन्होंने यही कर रखी है, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया से ये अछूता रह जाता था मुद्दा, और हमारे नेता वहां गए और लोगों के दर्द को उन्होंने बखूबी नहीं, बिल्कुल ये भी समझने की जरूरत है ना आखिर कि म्यांमार क्यों आतंकियों को शरण दे रहा है, और इस पर आगे भारत सामरिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर क्या कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 65,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं वहां पे, और अपने आप में 6,000 मामले बने हैं, लेकिन गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? 144, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि 200 से ज्यादा हत्याएं हो गई, और अभी कितनी मतलब बेशर्मी के साथ इन्होंने कहा कि एक छोटी मोटी छेड़खानी भी घटना हो जाती है मणिपुर में तो वो राष्ट्रीय मीडिया में हाइप बन जाता है उसका। ये सोचिए कि महिलाओं के सुरक्षा लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए किसी भी महिला का अगर अपमान हो जा रहा है तो, और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इसे इन्हें छोटी मोटी घटनाएं दिखती हैं, और ये अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार, अभी तो एक फ्रंट पे आपने चर्चा की है, अभी और भी फ्रंट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी जगह यही कमोबेश स्थिति है जो राष्ट्रीय हमारे सीमाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और कंक्लूड करूंगा इसमें, तो कह के कंक्लूड करूंगा कि दिक्कत देखिए कहाँ है। हमारी जो राष्ट्रीय नीति थी, जो हमारी विदेश नीति थी, रक्षा विशेषज्ञ महोदय हैं यहाँ पे, वो और विशेष बताएंगे, जो हमारी विदेश नीति थी वो अभी हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ क्या स्थिति हो चुकी है। मालदीव जैसा छोटा सा देश भी अब आंख दिखाने लगा है। म्यांमार और बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान का तो छोड़ दीजिए, और चीन का, ये छोटे छोटे देश भी अब आंख दिखाने लगे हैं, और यहाँ पे देश में डंका बजाने की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, खुद अपने आप में शर्मिंदगी होनी चाहिए कि बस टूरिज्म और राम मंदिर मुद्दा ना बनाए, देश की सामरिक स्थिति। ठीक है स्नेहाशीष जी, ठीक है स्नेहाशीष जी। विजय खेरा जी जवाब दीजिए। आतंकवादी आते रहे, क्रिश्चियंस बनाया जाता रहा 60 साल में, पर हम इनको बेशरम फिर भी नहीं कहेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे किसी विशेष धर्म के साथ इन्होंने रियायत बरती या इनकी अध्यक्ष ने रियायत बरती, हम नहीं कहेंगे ये, लेकिन सामने दिखाई तो दे रहा है। ये सब ये करते रहे। ठीक है विजय खेरा जी, एक सवाल का संविधान से चलता है स्नेहाशीष जी। जी सर, ऐसे नहीं सर, रुकिए, सुलटाई, ठीक है, लाखों कश्मीरियों को मार डाला। खेरा साहब एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे। सरकार ने नियंत्रण में कर दिया, आज आर्मी पिटती नहीं, पत्थर पिटते नहीं। खेरा साहब परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। खेरा साहब निकाल दिया, आप तो वरिष्ठ हैं, आप सुन रहे हैं ना मुझे? समझौता करके दिखा दिया, ये आपकी तरह स्नेहाशीष जी रुकिए ना, ये सब जो आप करते आपस में एक दूसरे को सुनाने के लिए डिबेट हो रही है क्या? हम समस्या निपटाएंगे, हम ये नहीं बढ़ा रहे हैं। खेरा साहब एक जवाब दीजिए आप। गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी कि जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, लोगों की हत्याएं हुई हैं, इस पूरे मामले पर जो कमेटी बनाई गई थी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, क्या कुछ उसमें कार्रवाई आगे हुई है सर? इनको याद है कि लिब्रहम कमेटी की रिपोर्ट 17 साल नहीं आई, 3 महीने में मांगी थी नरसिम्हा राव सरकार से। सर मतलब ये जवाब आप क्या दे रहे हैं सर कि उन्होंने 17 साल से मांगी थी, रिपोर्ट नहीं दी? सर ये क्या जवाब हुआ खेरा साहब? नहीं, एक बात जवाब नहीं हुआ, मैं पूरी बात फिर सर भागने वाले लोग हैं। एक सेकेंड, जब जैसे इन्होंने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, अभी बोला इस्तीफा देगा। मैंने सर पूछा कि गृह मंत्रालय 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया सर। आपसे पहले सर इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे आगे भी राजन जी के पास भी जाना है सर। इनकी बात का जवाब दूंगा, इनकी बात का और तुम्हें छोड़ दें, मार डालें, देश बर्बाद से सम्मान के साथ जवाब दीजिए। खेरा साहब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे सर? ऐसी बात करते हैं सर, इनकी बात अब आप बोलिए। जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है, उसमें समय लग सकता है, आप हालात अच्छी तरह वहाँ जानते हैं। अगर 3 महीने में तो सुप्रीम कोर्ट भी रिपोर्ट मांगती है, तभी भी एक्सटेंशन, यानी कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है और अभी कोई कार्रवाई सर नहीं हुई है, माने सर? रिपोर्ट हमने 40,000 सैनिक वहाँ भेज रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन हम अपनों पे गोली नहीं चलाएंगे। सर वो हमें भी पता है कि आपने भेज रखे, लेकिन उस तरह की घटनाएं फिर भी सामने आ रही हैं। राजन जी हमारे साथ जुड़े। सर अगर इस हमले को पूरी तरह से देखा जाए तो सामरिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर, दोनों ही चीजों को अगर देखा जाए तो भारत अब आगे क्या एक्शन इस पर ले सकता है और किस तरह की नीति बनानी चाहिए ऐसी घटनाओं को देखते हुए? सर बहुत आपने
मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आ रही है सर। ओके। आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली मुद्दा रेज किया है इस फोरम में कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या चूक हो रही है और अगर हो रही है तो हमको कहाँ पे उसको करेक्ट करना है, और ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है देश की, इसको हमको इंटरनली ही सॉल्व करना है जी। और इसीलिए आप देखते हैं कि मैतीज 53% पॉपुलेशन है उस एरिया की, नागा है 24% और कुकी है 16%। अब प्रॉब्लम ये है कि जो वैली का एरिया है जी जहाँ पे आपने पूरी डेवलपमेंट कर रखी है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, और वहाँ पे मैतीज रहते हैं। और जो आपका हिल एरिया है जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं आई, कोई कॉलेजेस से ज्यादा नहीं आए, तो एक डिस्पैरिटी जब एक पॉपुलेशन में आती है सामने, दो ग्रुप्स के बीच में आपस में उनको ऐसा लगता है कि ये वैली की डेवलपमेंट ज्यादा क्यों होती है और हिल्स की क्यों नहीं हो पाती। तो ये एक पहला मुद्दा है जिसको गवर्नमेंट ने एक्चुअली सोचना है। जी। दूसरा, ये शेड्यूल्ड ट्राइब जो इसका बिल है, ये इसमें रिजर्वेशन 31% है। अब ये कुकीज और नागा शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं तो वो हिल एरिया में भी जमीन ले सकते हैं और वो वैली में भी ले सकते हैं। अब मैतीज का ये कहना है कि क्योंकि हम उस लिस्ट पे नहीं है, हम हिल्स में जमीन नहीं ले सकते, हम खाली वैली में ले सकते हैं। तो ये मुद्दे हैं जो हमको आपस में रिजॉल्व करने हैं। और एक चीज मैं बिल्कुल साफ यहाँ पे करना चाहता हूँ, चाहे वो मैतीज है, कुकीज है, नागाज है, कोई भी ट्राइब है, आज वो हमारे सेंसस का हिस्सा है। 22 लाख पॉपुलेशन है मणिपुर की, वो सारे भारत का हिस्सा है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ से आए थे। बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल कई सही कह रहे हैं आप राजन कोचर जी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार को काफी गहनता से सोचने के लिए, गंभीरता से विचार करने की काफी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो मणिपुर के हालातों को और बद से बदतर न बनाते हुए उन्हें कैसे सुधारा जाए, किस तरह से गंभीरता का विषय, संवेदनशील इलाका माना जाता है, काफी सीमाएं उसके साथ जुड़ती हैं। ऐसे में कहां से घुसपैठ हो रही है, क्यों हो रही है, हथियार आ रहे हैं, इन सारी चीजों पर नजर रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।